उसी छोटे से पल में वह छोटा जीव मांस के अंदर घुस गया। इवान को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ और उसने मछली का वह टुकड़ा उसी के साथ निगल लिया। बस इसी तरह वह छिपा हुआ दानव इवान के शरीर के अंदर चला गया और उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हो गया है। अब इवान खुद को बेहद अस्वस्थ महसूस कर रहा था। वह लियम से मिलने आया था, लेकिन दिल के अंदर वह जानता था कि अगर उसे एक बहुत निजी समस्या में मदद की जरूरत न होती, बच्चा होने में आ रही उसकी परेशानी, तो वह शायद यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन वहां खड़े खड़े इवान को अचानक एहसास हुआ कि वह बेहद थक चुका है, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। फिर उससे भी अजीब कुछ हुआ। उसे अपनी पीठ के पीछे जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ बाहर की ओर धक्का दे रहा हो और बढ़ने लगा हो। कुछ ही पलों बाद उसकी पीठ से दो पतले कीड़े जैसे पंख धीरे धीरे फूटकर बाहर निकल आए, बेहद डरावने और अस्वाभाविक तरीके से फैलते हुए। उसी समय पास के कॉरिडोर में एक नर्स खड़ी थी। उसकी नजर तुरंत इवान पर पड़ी और उसे महसूस हुआ कि इस मरीज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी आंखों के सामने आदमी का रूप बदलने लगा और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह किसी भयानक चीज में बदल रहा था, जो एक विशाल मक्खी जैसी दिख रही थी। डर के मारे उसने जोर से चिल्लाया कि अस्पताल में कोई राक्षस है। उस तेज आवाज ने उस प्राणी को तुरंत गुस्से से भर दिया, क्योंकि अब उसकी सुनने की क्षमता बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। वह टेढ़े चेहरे के साथ गुर्राया कि उसकी चीख सुनकर उसका मन करता है कि उसका गला फाड़कर उसका खून पी जाए। अगले ही पल उस दानव ने नर्स के सिर को पकड़ लिया और उसे जोर से उठाकर कॉरिडोर के पास के एक कमरे में फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह कमरा वही था जहां लेवी और जैस्पर ठहरे हुए थे। नर्स अंदर जा गिरी, उसे कई गंभीर चोटें लगीं और वह घबराकर उस प्राणी से विनती करने लगी कि वह उसके पास न आए। लेवी और जैस्पर ने हैरानी से ऊपर देखा। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके आसपास इतना हंगामा कैसे मच गया। कुछ ही देर बाद वह दानव कमरे में आया, नर्स के पास पहुंचा और अपने पंजे जैसे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। सांस लेने के लिए जूझती हुई वह डरी हुई महिला उन दोनों मरीजों से उसे बचाने की गुहार लगाने लगी। वह प्राणी बड़बड़ाते हुए धमकियां देने लगा और बार बार कहता रहा कि वह उसका गला काट देगा। नर्स मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि कॉरिडोर से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अंदर दौड़कर उसकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही बाकी नर्सों और अटेंडेंट्स ने उस राक्षस को देखा, वे सब घबराकर बिना पीछे देखे भाग गए। खून उसके गले में भरने लगा और अब नर्स चीख भी नहीं पा रही थी। दानव साफ देख सकता था कि उसके मुंह से धीरे धीरे खून बह रहा है। नर्स के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने देखा कि उसके सहकर्मी कमरे के पास से गुजरते हुए भी उसे बचाने के लिए रुकने को तैयार नहीं हैं। तभी जैस्पर शांति से दानव के पास गया और आराम से उसकी बाह में एक सुई चुभो दी। उसने कहा कि मरीज की हालत काफी गंभीर लग रही है, उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब चीज है जो बाहर निकलना चाहती है। जैस्पर फिर आगे बढ़ा और दूसरी सुई भी उसके हाथ में चुभो दी। उसने शांत स्वर में कहा कि इस प्राणी को शरीर के अंदर किसी गंभीर समस्या का सामना है और जो भी अजीब चीज उसके अंदर बढ़ रही है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा। जैस्पर ने आराम से कहा कि शायद एक्यूपंक्चर इस दानव को ठीक करने में मदद कर सकता है। भले ही वह देखने में कितना भी डरावना क्यों न हो, जैस्पर फिर भी उसे किसी भी दूसरे मरीज की तरह इलाज देने वाला था। यह सुनकर दानव और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जोर से नर्स को एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह दीवार से जा टकराई। फिर वह खड़ा हुआ और जैस्पर को पीछे धक्का दिया और तुरंत अपने पंजे वाले हाथ से उसकी गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा।
लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू पाता, लेवी अचानक हिल गया। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने हवा में ही उस दानव का पंजा मजबूती से पकड़ लिया। लेवी ने ठंडी नजर से उस प्राणी को देखा और चेतावनी दी कि वह उसके दोस्त जास्पर को छूने के बारे में सोच भी न ले। जास्पर ने शांति से लेवी से कहा कि वह सच में इस दानव की मदद करना चाहता है। उसने अपने दोस्त से कहा कि वह विनम्रता से उससे पूछे कि क्या वह इलाज करवाना चाहता है या नहीं। लेवी ने थोड़ा सिर घुमाकर दानव की तरफ देखा और सपाट आवाज में पूछा कि क्या उसे जास्पर की मदद चाहिए। लेकिन जवाब देने के बजाय वह दानव बस पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा कि वह उनका गला काट देगा। एक शब्द भी बोले बिना लेवी ने अपनी पकड़ कस दी और अचानक उसकी बाह को जोर से नीचे मोड़ दिया। हड्डी और मांस के टूटने की घिनौनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। लेवी ने शांत स्वर में वही सवाल फिर दोहराया, क्या उसे जास्पर की मदद चाहिए। दानव अपनी टूटी हुई बाह को डर से घूरता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हो गया। गुस्से से भरकर वह तुरंत लेवी पर झपटा, उसे मार डालने की ठान कर। लेकिन उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। उसने फिर से अपनी बाह घुमाकर लेवी पर हमला किया, लेकिन लेवी आसानी से एक तरफ हट गया और वार से बच गया। फिर लेवी आगे बढ़ा और उस दानव के कीड़े जैसे पंखों को मजबूती से पकड़ लिया। अपने हाथ के जोरदार झटके से लेवी ने उसका एक पंख सीधे उसकी पीठ से नोचकर अलग कर दिया। वह प्राणी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसके घावों से खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर दर्द और थकान से कांपने लगा। लेवी गिरे हुए दानव के पास गया और शांत स्वर में कहा कि उसकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। फिर उसने दोबारा पूछा कि क्या उसे जास्पर की मदद चाहिए। जब दानव फिर भी चुप रहा, लेवी ने उसकी छाती पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। लेवी ने हल्का सा कंधा उचकाया और कहा कि उसके हिसाब से दानव को जास्पर की मदद की जरूरत है, चाहे वह माने या न माने। चूंकि वह जवाब नहीं दे पा रहा था, लेवी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर जास्पर के पास ले गया, कहते हुए कि अब मरीज इलाज के लिए तैयार है। जास्पर ने भौं उठाई और लेवी से पूछा कि वह मरीज को इतनी अजीब और असहज तरीके से क्यों पकड़े हुए है, क्योंकि दानव को शायद यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेवी ने सहजता से जवाब दिया कि वह पहले भी एक लड़की को बिल्कुल इसी तरह उठाकर ले जा चुका है, इसलिए उसे लगा कि शायद दानव को भी यह तरीका पसंद आ सकता है। जास्पर हंस पड़ा और अपने दोस्त की इस अजीब तर्क पर सिर हिला दिया। फिर समय बर्बाद किए बिना जास्पर ने एक सुई उठाई और सीधे दानव के माथे में घोंप दी। दानव दर्द से जोर से फुफकार उठा और घाव से खून बहने लगा, जबकि घायल नर्स यह सब हैरानी से देख रही थी। कुछ ही देर में दानव का सिर दर्जनों सुइयों से भर गया। जास्पर अब एक शक्तिशाली तकनीक करने की तैयारी कर रहा था, जिसे हाफ स्टेप रोटेशन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। अब बस आखिरी सुई लगाना बाकी था। लेकिन जैसे ही जास्पर इसे लगाने आगे बढ़ा, दानव को अचानक एक बेहद भयानक खतरे का एहसास हुआ, ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। घबराकर दानव जोर से चिल्लाया और जास्पर से तुरंत रुकने की भीख मांगने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि वही वह दानव है जो उस लार्वा को ठीक कर रहा है और उस आदमी का शरीर पहले ही उसके द्वारा निगल लिया गया है। अगर जास्पर अभी उसे मार देगा तो उस आदमी की भी मौत हो जाएगी। दानव मन ही मन इंसानों की अजीब नैतिक बातों के बारे में सोच रहा था। जैसे ही किसी इंसान की जान का मामला आता है, लोग अचानक धर्म और न्याय की बातें करने लगते हैं, जैसे वे किसी महान नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हों। दानव को पूरा यकीन था कि अब जास्पर जरूर हिचकिचाएगा। आखिर अगर वह दानव को मारता है,
तो उसके साथ उस इंसान मेजबान की भी मौत हो जाएगी। लेकिन दानव ने इस संभावना के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। इस शरीर के अंदर जो अंडे उसने चुपके से लगा दिए थे, वे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएंगे और आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देंगे। और सबसे पहले शिकार शायद वही लड़की बनेगी जो इस समय लियम के साथ समय बिता रही थी। और अगर उन अंडों में से किसी को सही तरह का जीवित शरीर मिल गया, ऐसा इंसान जिसमें अपने प्राचीन पूर्वज की रक्त शक्ति जागने की क्षमता हो, तो वह लार्वा उन सभी पुराने लार्वा की यादें विरासत में पा जाएगा जो उससे पहले मौजूद रहे थे। दानव को पूरा भरोसा था कि जैस्पर अब रुक जाएगा। पहले वह जरूर कोई जटिल तरीका खोजने की कोशिश करेगा जिससे सिर्फ दानव मरे और इंसान बच जाए। और आखिर में दानव को लगा कि जैस्पर भी इंसानों की वही पुरानी पाखंडी नैतिक उलझन में फंस जाएगा। लेकिन जैस्पर को इन जटिल बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक पल भी सोचे बिना शांत चेहरे से आखिरी 13वीं सुई सीधे उस राक्षस के सिर में घुसा दी। दानव पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इस आदमी ने एक पल के लिए भी क्यों नहीं हिचकिचाया और वह उस कथित नैतिक दुविधा में क्यों नहीं फंसा। इसके बाद वह प्राणी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे उसकी चेतना मिटने लगी, वह यही सोचता रहा कि जैस्पर उन सभी इंसानों से बिल्कुल अलग है जिनसे वह पहले मिला था। जब राक्षस आखिरकार मर गया, तो उसका परजीवी शरीर उस इंसान के शरीर से अलग हो गया जिसे वह नियंत्रित कर रहा था। लेकिन अफसोस, मेजबान का शरीर पहले ही इतना नष्ट हो चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सकता था और वह आदमी भी मर गया। उसी क्षण लियम की देखभाल कर रही लड़की को अचानक एक अजीब दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके पिता के साथ कुछ भयानक हो गया हो। उसकी पुतलियां धीरे धीरे गहरे लाल रंग में चमकने लगीं और उसके चेहरे की त्वचा के नीचे कुछ अजीब सा हिलने लगा। हर गुजरते पल के साथ उसका चेहरा और ज्यादा विकृत होता गया और धीरे धीरे वह एक कीड़े जैसे डरावने चेहरे का आकार लेने लगा। कुछ ही पलों में उसका रूपांतरण पूरा हो गया। लड़की पूरी तरह एक भयानक मक्खी जैसे प्राणी में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी भावना की हल्की झलक थी क्योंकि वह बार बार कह रही थी कि उसके पिता मर चुके हैं। बिना कुछ और कहे वह प्राणी मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसी समय लियम की नजर पास पड़े अपने क्रेडिट कार्ड पर पड़ी, वही कार्ड जो उसने थोड़ी देर पहले उसे दिया था, और उसने तुरंत उसे उठा लिया। जैसे ही लड़की थोड़ी दूर गई, लियम ने मौका पकड़ा और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वह प्राणी कुछ समझ पाता, वह कमरे से बाहर भाग गया। उसने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया और घबराकर चिल्लाने लगा कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि दूसरी तरफ से वह राक्षस दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार कर रहा है। हर भारी वार से धातु के दरवाजे पर गहरे निशान पड़ रहे थे। दूसरी तरफ से वह प्राणी पूछ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी आवाज उलझी हुई थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मरीज तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में आराम कर रहा होना चाहिए था। घबराए हुए लियम ने चिल्लाकर जवाब दिया कि वह बहुत सी चीजें सह सकता था। अगर जरूरत पड़ती तो वह किसी और के बच्चे को भी पाल लेता। उसने कहा कि शायद वह इवान के साथ उसके धोखे को भी माफ कर देता, जिसने उसके शब्दों में उसे सींग दे दिए थे। लेकिन एक चीज वह बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, और वह यह कि वह अब इतनी भयानक और बदसूरत चीज बन चुकी है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने देखा कि राक्षस दरवाजे को थोड़ा सा तोड़कर खोलने में कामयाब हो गया है। वह प्राणी आगे झुका और दरवाजे में बने छेद से लियम को अजीब और उलझे हुए चेहरे से देखने लगा।
उसके दिमाग के किसी गहरे हिस्से में शायद अभी भी यह याद बची हुई थी कि वह कभी उससे प्यार करती थी। लेकिन उसके क्रूर शब्द सुनकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने फिर जोर से दरवाजे पर हमला किया और ठंडे स्वर में कहा कि अगर वह अब उससे प्यार नहीं करता तो उसके जीने का भी कोई कारण नहीं है। उसी पल अचानक लियम के सामने एक और व्यक्ति आ खड़ा हुआ। वह डेप्यूटी ली था। वह गलियारे में मजबूती से खड़ा था और दोनों हाथों से एक लंबा हैल्बर्ड पकड़े हुए था। उसका अंदाज पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार लग रहा था। जैसे ही लियम ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह बहुत भावुक हो गया कि डॉक्टर उसे बचाने के लिए हथियार तक लेकर आया है। कंपती सांसों के साथ लियम ने कहा कि वह उसे बचाने के लिए हमेशा उसका आभारी रहेगा। डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की यादें चमकने लगीं। थोड़ी देर पहले ही वह डॉक्टरों के लाउंज में सो गया था, क्योंकि उसने लगातार 10 घंटे तक बिना रुके एक कठिन सर्जरी की थी। फिर अचानक उसे याद आया कि वह एक जरूरी बात भूल गया है। वह चौंककर सोफे से उठ बैठा। उसी समय उसे याद आया कि शॉन उससे अस्पताल की मेंबरशिप के बारे में बात करना चाहता था। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर कमरे के कोने में रखे हैल्बर्ड पर पड़ी। उसने बिना हिचकिचाए उसे उठा लिया, सोचते हुए कि वह उस जिद्दी बूढ़े आदमी से जाकर बात करेगा और उसे सबक सिखाएगा। लेकिन अजीब किस्मत से, जब वह गलियारे में निकला तो अचानक उसका सामना एक डरावने राक्षस से हो गया। अच्छा हुआ कि उसके हाथ में पहले से हथियार था। उसने तुरंत लियम से कहा कि स्पेशल फोर्स को फोन करे और रिपोर्ट करे कि अस्पताल के अंदर एक दानव आ गया है। उसी समय एक अटेंडेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि कॉल पहले ही कर दी गई है और स्पेशल फोर्स के सैनिक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तभी अचानक दानव आगे झपटा और उस आदमी पर जोरदार हमला कर दिया। लियम की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। वह सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि डॉक्टर ली ने आखिरी पल में उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। राहत और कृतज्ञता से भरा लियम बेहद खुश था कि डॉक्टर ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। भावुक होकर उसने कहा कि अब उसका औरतों पर से पूरा भरोसा उठ चुका है और अब उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान उसका डेप्यूटी है। उसी समय पास खड़े किसी व्यक्ति ने कई चमकते हुए स्क्रॉल निकाले और एक शक्तिशाली तकनीक सक्रिय की, जिसे एग्जीक्यूशन ऑफ 1000 स्पिरिट्स कहा जाता है, और सीधे उस दानव की ओर छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में मोटी बेलें जमीन से निकलकर दानव के चारों ओर लिपट गईं और उसे कसकर जकड़ लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब साफ हो गया कि स्पेशल फोर्स की टीम अस्पताल पहुंच चुकी है और दानव को खत्म करने आई है। उनमें से एक सैनिक आगे बढ़ा और अपने हथियार से एक शक्तिशाली तकनीक सक्रिय की, जिसका नाम था इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड। यह हमला तुरंत घातक साबित हुआ। चमकती हुई तलवार सीधा राक्षस के गले के आर पार चली गई। कुछ ही पल बाद लड़की का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके नीचे काला खून धीरे धीरे फैलने लगा। इसके तुरंत बाद जांच टीम और सप्लाई टीम भी अस्पताल पहुंच गई और उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि बाकी का काम अब वे संभाल लेंगे। एक जांचकर्ता ने शव की जांच की और बताया कि शरीर से पहले दूसरे दर्जे के दानव ताकिन और लार्विल की ऊर्जा संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब वे गायब हो चुके हैं, जिससे दानव की मौत की पुष्टि हो गई। उसने यह भी बताया कि रास्ते में आते समय उन्हें एक और तीसरे दर्जे के दानव का संकेत मिला था। संभव है कि वही मूल जीव हो जिसने इस प्राणी को जन्म दिया था। इसलिए उसने युद्ध दल को आदेश दिया कि उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढकर खत्म किया जाए। उसी समय मृत लड़की के पेट के अंदर अचानक कुछ हिलने लगा।
जांचकर्ता ने तुरंत बताया कि उच्च ऊर्जा गतिविधि का तेज उछाल दर्ज किया गया है। जब सभी ने ध्यान से देखा तो वे साफ देख सकते थे कि उसके पेट की त्वचा के नीचे कुछ जोर जोर से हिल रहा है। अगले ही डरावने पल में उसका शरीर अचानक फट गया और अंदर से दो विशाल दानवी हाथ बाहर निकल आए। यह भयानक दृश्य देखकर लियम सदमे में जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा राक्षस आखिर कहां से आ गया। चारों ओर खड़े लोग डर से ऊपर देखने लगे जब एक विशाल दानव धीरे धीरे लड़की के फटे हुए शरीर से बाहर निकलने लगा। डरे हुए मरीज और अस्पताल कर्मचारी तुरंत बाहर की ओर भागने लगे, किसी भी तरह वहां से निकलना चाहते थे। वह प्राणी एक विशाल 3 सिर वाली मक्खी जैसा दिख रहा था। उसका आकार राक्षसी था और उसने एक ही भयानक वार में अस्पताल की लगभग आधी इमारत तोड़ दी। लोग पूरी दहशत में भाग रहे थे, बस किसी तरह उस डरावने राक्षस से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहते थे। इस पूरे हंगामे में सिर्फ 2 लोग पूरी तरह शांत खड़े थे, लेवी और जैस्पर। जैस्पर ने उलझन में पूछा कि आखिर सब लोग अचानक अस्पताल से क्यों भाग रहे हैं। लेवी ने चुपचाप दूर खड़े उस विशाल प्राणी की तरफ इशारा किया। वह दरअसल 7वें स्तर का दानव था, जिसका नाम था लार्वल तहेना, जो पूरे कबीले का प्राचीन संस्थापक माना जाता था। उस विशाल दानव ने लेवी और जैस्पर को घूरते हुए कहा कि वह उनके किए का बदला जरूर लेगा। जैस्पर उस प्राणी को घूरकर देखने लगा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए तो वह बस एक बहुत बड़ी मक्खी जैसा दिख रहा था। लेकिन लेवी ने कहा कि चलकर थोड़ा पास से देखते हैं, क्योंकि अजीब बात है कि उसे यह प्राणी थोड़ा प्यारा लग रहा है। कहानी फिर 10 मिनट पहले के समय पर लौटती है। जैस्पर की आंखों में हल्की उदासी थी जब उसने शांत स्वर में कहा कि उसका प्रयोग वाला विषय शायद मर चुका है। उसे एहसास हो गया कि सच में उस आदमी के शरीर में कुछ अजीब घुस गया था। जैस्पर असल में उसे बचाकर ध्यान से अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण का विषय इतनी जल्दी मर जाएगा। लेवी ने शांत स्वर में जैस्पर से कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने याद दिलाया कि जैस्पर ने उस आदमी को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता था सब किया था। कभी कभी चीजें बस काम नहीं करती, और अगर उनका इलाज सफल नहीं हुआ तो शायद उस आदमी की किस्मत में शुरू से ही मरना लिखा था। लेकिन जैस्पर खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में डर और अपराध बोध तेजी से घूम रहे थे। वह बार बार सोच रहा था कि कहीं अधिकारी उस पर हत्या का आरोप लगाकर उसे जेल में न डाल दें। लेवी ने कंधे उचकाए और कहा कि चूंकि उन्होंने मरीज का इलाज साथ में किया था तो जिम्मेदारी भी दोनों की होगी। फिर अचानक लेवी ने हाथ उठाया और तेज वार से उनके अस्पताल के कमरे की खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और उसने बिल्कुल सहज अंदाज में कहा कि इससे पहले कि कोई मुश्किल सवाल पूछे उन्हें सीधे अस्पताल से भाग जाना चाहिए। घबराने की बजाय जैस्पर की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई और उसने कहा कि यह आइडिया तो सच में मजेदार लग रहा है। उसने सुझाव दिया कि वे सीधे खिड़की से नीचे कूदकर भाग निकलें। पास में खड़ी वह घायल नर्स, जो दानव के हमले से बच गई थी, चुपचाप यह सब देख रही थी। उन्हें देखते हुए वह सोचने लगी कि ये दोनों आदमी कितने अजीब हैं। थोड़ा पागल जरूर लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी जान बचाई थी। सिर्फ इसी बात के लिए वह दिल से उनकी आभारी थी। लेवी और जैस्पर ने उसकी नजर महसूस की और उसे दोस्ताना मुस्कान दी। फिर दोनों खिड़की के किनारे पर चढ़ गए, अस्पताल को पीछे छोड़ने के लिए तैयार। सबसे पहले लेवी कूदा। इतनी ऊंचाई के बावजूद वह बिल्कुल हल्के से अपने पैरों पर उतरा।
जैसे गिरने से उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। नीचे उतरते ही उसने तुरंत आसपास देखा, यह पक्का करने के लिए कि किसी ने उनकी अजीब भागने की कोशिश नहीं देखी। उनकी किस्मत अच्छी थी। अस्पताल के आसपास के लोग पहले ही दहशत में भाग चुके थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि इमारत के अंदर एक भयानक दानव दिखाई दिया है। फिर लेवी ने जास्पर को भी सुरक्षित नीचे उतरने में मदद की। इसके बाद दोनों झाड़ियों में चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे कि बाकी लोग भी अस्पताल से दूर भाग जाएं। इसी बीच दृश्य स्पेशल फोर्स के मुख्यालय में बदलता है। वहां अभी अभी खबर पहुंची थी कि एक 7वें स्तर का दानव दिखाई दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके मौजूदा योद्धा केवल 4थे स्तर तक के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, इसलिए तुरंत अतिरिक्त मदद की जरूरत थी। यह रिपोर्ट सुनकर वन आइड बिल्कुल खुश नहीं दिखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। वह कमांड रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ा और बोला कि वह खुद वहां जाकर हालात संभालेगा। ट्रेसी तुरंत आगे बढ़ी और उसे रोक लिया। उसने कहा कि वह खुद वहां नहीं जा सकता। अभी तक उन्हें यह भी नहीं पता कि बाकी दानवों को नियंत्रित करने वाले असली दानव का स्तर क्या है, और अचानक 7वें स्तर के दानव का आना बहुत संदिग्ध लग रहा है। उसने याद दिलाया कि एक राष्ट्रीय स्तर के योद्धा होने के नाते उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर कोई और खतरा सामने आया तो उसे मुख्यालय में रहकर सबको निर्देश देने होंगे। पास खड़े सैनिकों के एक दल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वे लोग जाएंगे। यह एक खास 8वें स्तर की युद्ध टीम थी, जिसे सेक्रेड ड्यूटी ग्रुप कहा जाता है। ये योद्धा अभी अभी एक मिशन से लौटे थे, इसलिए इतनी जल्दी फिर से खतरे में भेजे जाने की खबर सुनकर वे हैरान रह गए। ट्रेसी ने आत्मविश्वास से कहा कि उनकी ताकत 7वें स्तर के दानव को दबाने के लिए काफी होगी। उधर अस्पताल के पास लेवी और जास्पर अब भी छिपकर उस विशाल दानव को देख रहे थे। अचानक जास्पर ने अपने दोस्त की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसे भूख लग रही है। इस बीच वह विशाल दानव दोनों लड़कों को नफरत से घूर रहा था। उसके पूरे शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी, क्योंकि वह उनसे बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसी समय लेवी के दिमाग में सिस्टम की परिचित आवाज गूंजी। उसने बताया कि पास ही बेहद उच्च ऊर्जा वाला भोजन मौजूद है। सिस्टम के अनुसार अगर उसे खा लिया जाए तो 7 हफ्तों तक भूख दब सकती है, और लक्ष्य की दूरी अभी 0 मीटर है। उसी वक्त दानव ने अपना एक विशाल हाथ आगे बढ़ाया, लड़कों को कुचलने के लिए हमला करने की तैयारी करते हुए। लेकिन लेवी ने आने वाले हमले पर मुश्किल से ध्यान दिया। वह ज्यादा दिलचस्पी इस बात में ले रहा था कि सिस्टम क्या बता रहा है, खासकर उस इंग्रेडिएंट को पकाने के सुझाए गए तरीके में। उसने आराम से सिस्टम की बात जास्पर को भी बता दी। ठीक उसी समय पास खड़ा एक स्पेशल फोर्स सैनिक जोर से चिल्लाया और उन्हें तुरंत भाग जाने की चेतावनी दी। लेकिन लेवी ने उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने बस एक उंगली आगे बढ़ाई और हल्के से दानव के विशाल पंजे को छू लिया। अगले ही पल एक जबरदस्त ऊर्जा किरण अचानक निकली और दानव के एक सिर को सीधा भेदते हुए उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। दानव दर्द और हैरानी से भरी भयानक चीख निकालने लगा, जबकि जास्पर बड़ी आंखों से उत्साह के साथ यह सब देख रहा था। लेवी ने सहजता से अपने दोस्त से कहा कि सिस्टम की गणना के अनुसार सिर्फ वही हमला उस प्राणी को मारने के लिए काफी होना चाहिए। जास्पर उलझन में पलकें झपकाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेवी इस राक्षस को खत्म कैसे करेगा, खासकर जब वह अभी भी इतना विशाल और ताकतवर था। अचानक लेवी ने घुटने मोड़े और जोरदार छलांग लगाई, सीधे दानव के बाकी बचे 2 सिरों की तरफ उड़ते हुए।
हवा में उड़ते हुए उसने हाथ उठाया और सीधे उस प्राणी की एक विशाल आंख पर निशाना साधा। एक भयानक वार के साथ दानव का बीच वाला सिर लेवी के हमले से चकनाचूर हो गया। पास खड़ा स्पेशल फोर्स सैनिक यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान में इतनी डरावनी ताकत हो सकती है। वह अविश्वास से लेवी को घूरता रहा, सोचते हुए कि यह रहस्यमय नौजवान आखिर है कौन। दानव का आखिरी सिर अब भी बेतहाशा लड़ रहा था। कमजोर होने के बावजूद वह हर हाल में लेवी को मारने पर तुला हुआ था। लेकिन लेवी उससे भी तेज था। एक और छलांग के साथ वह सीधे दानव के आखिरी सिर के सामने पहुंच गया। दानव ने जोरदार विरोध किया और अपने माथे से लेवी के शरीर पर हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लेवी तुरंत संभल गया और आसानी से फिर से अपने पैरों पर उतर गया। फिर दानव अपने पंजों से पागलों की तरह वार करने लगा, लेकिन लेवी ने हर हमला बड़ी आसानी से टाल दिया। उसी समय सिस्टम ने इम्पेनेट्रेबल गोल्डन बॉडी नाम की रक्षा क्षमता सक्रिय कर दी। अब उसके चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बन गई थी, इसलिए लेवी ने बचना भी बंद कर दिया क्योंकि दानव के हमले अब उसे छू भी नहीं सकते थे। इस मौके का फायदा उठाकर लेवी आगे बढ़ा और दानव के एक पंजे को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने सीधे उस पंजे पर जोरदार मुक्का मारा। वार इतना भयानक था कि पूरा पंजा टुकड़ों में टूट गया। उधर जैस्पर कुछ और ही सोच रहा था। लेवी ने पहले कहा था कि दानव थोड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जैस्पर को तो वह बेहद घिनौना लग रहा था। उसे तो यह भी लगा कि कहीं उनके स्वाद इतने अलग होने के कारण वे आपस में बहस न करने लगें। लेकिन जब उसने लेवी को इतनी गंभीरता से दानव से लड़ते देखा तो उसे अचानक एक बात समझ आई। लेवी शायद बस भूखा है। यानी वह इस विशाल मक्खी से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह उसे खाने वाला है। थोड़ी देर बाद लेवी ने दानव को हरा दिया और शांत चेहरे से वापस अपने दोस्त के पास आकर खड़ा हो गया। आखिरकार जैस्पर ने अपनी बात कह ही दी। उसने माना कि उसे वह विशाल मक्खी बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उनकी पसंद अलग है। जवाब में लेवी ने बस हाथ हिलाया और मरे हुए दानव की लाश को दूर फेंक दिया। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वह प्राणी प्यारा है। असल में उसे तो वह मक्खी बेहद बदसूरत लगी थी। यह सुनकर जैस्पर को जबरदस्त राहत मिली। वह बहुत खुश था कि आखिर उन्हें इस बात पर बहस नहीं करनी पड़ेगी। लेवी बस उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज फिर आई और याद दिलाया कि अगर उसने उस मक्खी को खा लिया होता तो 7 हफ्तों तक उसकी भूख खत्म हो सकती थी। उधर अस्पताल के अंदर स्पेशल फोर्स के सैनिक तेजी से काम कर रहे थे ताकि क्षतिग्रस्त वार्ड की गिरती दीवारों को संभाला जा सके। वे सुरक्षा ढाल बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेडिकल हीलर घायल मरीजों और कर्मचारियों का इलाज करने में लगे हुए थे। एक महिला सबको हिम्मत दे रही थी और कह रही थी कि थोड़ी देर और टिके रहो, उनका कमांडर और बाकी मदद जल्द ही पहुंचने वाली है। दुर्भाग्य से जो आदमी पहले ऊर्जा संकेत देख रहा था वह मलबे के नीचे दब गया था। फिर भी उसके टैबलेट पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाई दे रहा था कि 7वें स्तर का दानव लार्वल तहेना कबीले का संस्थापक मार दिया गया है। जब सारा हंगामा थोड़ा शांत हुआ तो जैस्पर और लेवी चुपचाप आगे बढ़ते रहे। चूंकि उन्होंने उस विशाल मक्खी को खाने का फैसला नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि भागते रहना ही बेहतर है। लड़ाई के बाद लेवी को अभी भी बहुत भूख और थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर जैस्पर की बात मान ली और आगे बढ़ता रहा। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद लेवी अचानक पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा।
सिस्टम ने तुरंत बताया कि इस लड़ाई में लेवी ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है, काफी लंबे समय बाद इतना ज्यादा, और अब उसके शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत है। अपने दोस्त को इस हालत में गिरते देख जास्पर तुरंत उसके पास बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा कि लेवी अब मरने वाला है। तभी अचानक स्पेशल फोर्स के एक एलीट दस्ते के सैनिक पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। स्पेशल फोर्स के जो सैनिक पहुंचे थे, वे आसपास के खुले मैदान को देखकर हैरान हो गए। उनमें से एक ने लेवी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि जमीन पर पड़ा यह लड़का क्या हुआ है। दूसरा तुरंत और भी जरूरी सवाल पूछ बैठा, वह 7वें स्तर का दानव आखिर गया कहाँ? एक योद्धा ने ध्यान से आसपास का इलाका देखा और बताया कि हवा में अभी भी शक्तिशाली दानवी ऊर्जा के हल्के निशान मौजूद हैं, जिससे लगता है कि कुछ देर पहले सच में कोई उच्च स्तर का दानव यहाँ था। उसका साथी गिरे हुए दानव के अवशेषों के पास गया और झुककर लाश को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी जांच के बाद उसने शांत स्वर में पुष्टि की कि वह प्राणी पहले ही मर चुका है। यह सुनते ही दो योद्धा तुरंत वहां आ पहुंचे। उनमें से एक लंबा, ताकतवर और गंजा आदमी था जिसका नाम फ्रैंक था। वह सुप्रीम एकेडमी ऑफ बुद्धिस्ट्स के सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड का 8वें स्तर का योद्धा था। उसके साथ खड़ा था स्टीवन, जो सुप्रीम एकेडमी ऑफ डाओइस्ट्स के सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड का ही एक और 8वें स्तर का योद्धा था। दोनों आदमी टूटे हुए दानव को अविश्वास से घूरने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पहुंचने से पहले इतना शक्तिशाली राक्षस आखिर किसने मार दिया। उसी समय शेरल, जो सुप्रीम एकेडमी ऑफ डॉक्टर्स के सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड की 8वें स्तर की योद्धा थी, बेहोश पड़े लेवी के पास आई और उसकी हालत ध्यान से जांचने लगी। जांच के बाद उसने कहा कि वह ठीक है, बस बेहोश हुआ है। लेकिन उसे यह अजीब लगा कि एक साधारण इंसान इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने के बाद भी अंदरूनी चोटों से बचा हुआ है। फिर उसने जास्पर की जांच की और बताया कि वह भी शारीरिक रूप से ठीक लगता है। लेकिन उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा कि उसके ऊर्जा चैनल किसी युवा के बजाय किसी बूढ़े आदमी जैसे लग रहे हैं। इसी बीच बाकी टीम के सदस्यों ने शेरल से कहा कि वे लोग अस्पताल के अंदर जाकर फंसे हुए लोगों को बचाने में मदद करेंगे। तभी जंगल की तरफ से एक और सैनिक बाहर आया और आदर से शेरल को पुकारते हुए उसे सबसे बड़ी बहन कहकर संबोधित किया। वह लुइस था, स्पेशल फोर्स की कॉम्बैट टीम का 4थे स्तर का योद्धा। उसने उत्साहित होकर बताया कि पास में पड़े ये दोनों लड़के ही असल में उस दानव को हराने वाले थे। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही लुइस अचानक जोर जोर से खांसने लगा। अगले ही पल उसने खून उगल दिया। शेरल तुरंत उसके पास दौड़ी और धीरे से कहा कि उसे अपनी बची हुई ऊर्जा बोलने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसने बिना देर किए पिल सीक्रेट तकनीक का दूसरा रूप सक्रिय किया, जिसे 6 फोल्ड रिकवरी स्किल कहा जाता है। दवा तैयार करने के बाद उसने सावधानी से घायल युवा योद्धा को एक हीलिंग पिल दी। गोली लेने के बाद शेरल ने उसे पास के एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और आराम करने को कहा। उसने बताया कि अच्छा हुआ उसने पूरी घटना देखी थी। अभी उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है, जबकि वह खुद अंदर जाकर घायलों की मदद करेगी। उसने वादा किया कि बाद में वापस आएगी। फिर उसने एक शक्तिशाली छलांग लगाई और सीधे क्षतिग्रस्त अस्पताल की इमारत के अंदर जा उतरी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस एक के बाद एक आने लगी। मेडिकल टीमें तेजी से घायलों को बचाने और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाने में लग गईं। पैरामेडिक्स जल्द ही लेवी और जैस्पर के पास पहुंचे और उनकी जांच की। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों के शरीर पर कोई साफ चोट नहीं है। लगता है लेवी किसी जोरदार झटके के बाद बस बेहोश हो गया था।
क्योंकि उनकी हालत जानलेवा नहीं थी, पैरामेडिक्स ने फैसला किया कि पहले ज्यादा गंभीर घायलों को ले जाया जाए। फिलहाल उन्होंने दोनों लड़कों से कहा कि वे यहीं रहें। लेवी अभी भी बेहोश था, इसलिए एक पैरामेडिक ने जैस्पर से कहा कि अगर वह बाद में उनके साथ आए तो वे उसके परिवार से संपर्क करवा सकते हैं ताकि वे उसे लेने आ सकें। जैसे ही लेवी ने परिवार शब्द सुना, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अपने दोस्त को होश में आते देखकर जैस्पर तुरंत राहत से खुश हो गया। उसी समय थोड़ी दूरी से लुइस ने हाथ हिलाते हुए उन्हें पुकारा और उत्साह से कहा कि लेवी ने जो किया था वह बेहद शानदार था। लेकिन लेवी को अचानक एक परेशान करने वाली बात याद आ गई। कुछ समय पहले दानव से निपटते हुए उन्होंने तकनीकी रूप से एक इंसान को मार दिया था। उसे तुरंत लगा कि ये सब लोग शायद उसी की जांच करने आए हैं। नायक ने धीरे से कहा कि उसे नहीं पता ये अधिकारी आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए उसके हिसाब से अभी चुपचाप यहां से निकल जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। यह सुनते ही जैस्पर का चेहरा फिर से उत्साह से चमक उठा। उसे यह आइडिया बहुत पसंद आया। एक पल भी बर्बाद किए बिना दोनों लड़के चुपचाप वहां से निकल गए और जंगल के अंदर की ओर रेंगते हुए चले गए, जबकि लुइस उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करता रह गया। कुछ देर बाद पैरामेडिक दो लड़कों के लिए लाया हुआ बन लेकर मैदान में वापस आया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। थोड़ी देर बाद लेवी और जैस्पर जंगल से निकलकर शहर में आ पहुंचे। सफेद बालों वाला लड़का चारों तरफ उत्सुकता से देखने लगा और बोला कि यह पहली बार है जब वे इतनी भीड़भाड़ वाली सड़क पर इतने सारे अजनबियों के बीच चल रहे हैं। लेवी ने शांत स्वर में कहा कि अगर कोई खतरा हुआ तो वह अपने दोस्त की रक्षा करेगा। जैस्पर ने गर्व से सिर हिलाया और कहा कि वह भी हमेशा लेवी की रक्षा करने के लिए तैयार है। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा कि वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। यह देखकर आसपास के कई लोग उन्हें उलझन और डर से देखने लगे। कुछ ही देर बाद वे उस जगह वापस पहुंच गए जहां उन्होंने पहले एक ऑक्टोपस पकड़ा और खाया था। वे आराम से घास पर लेट गए और उस दिन की यादों को खुशी से याद करने लगे। वहीं आराम करते हुए जैस्पर ने अचानक पास में कुछ अजीब देखा और सड़क की तरफ इशारा किया। सड़क के किनारे एक संदिग्ध कार खड़ी थी। उसके अंदर एक छोटा लड़का बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। पहली नजर में जैस्पर को लगा कि शायद किसी ने उसे बस परेशान किया है, लेकिन मामला कहीं ज्यादा गंभीर था। असल में उस लड़के का अपहरण कर लिया गया था। एक अपहरणकर्ता उसके ऊपर बंदूक ताने हुए उसके माता पिता को फोन कर रहा था और बता रहा था कि उनका बेटा उनके कब्जे में है। अपहरणकर्ता ने फोन लड़के के सामने कर दिया और उसे बोलने का आदेश दिया। लड़के ने शांत स्वर में अपने माता पिता से कहा कि वे आकर उसे बचा लें। उसकी आवाज अजीब तरह से बेपरवाह लग रही थी। फिर अपराधी ने 50 मिलियन की फिरौती मांगी, लेकिन लड़के ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि यह रकम बहुत कम है। अगर सही तरीके से सौदा करना है तो कम से कम 500 मिलियन मांगो। आखिर पिछले अपहरणकर्ता तो आमतौर पर 100 मिलियन से शुरुआत करते थे। उसने शांत स्वर में समझाया कि अपहरण बहुत जोखिम भरा काम है, इसलिए इनाम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ड्राइवर ने अपने साथी की ओर देखकर हैरानी से कहा कि यह बच्चा तो सच में समझदारी की बातें कर रहा है। सलाह को गंभीरता से लेते हुए अपहरणकर्ता ने फोन में चिल्लाकर कहा कि माता-पिता तुरंत 500 मिलियन तैयार करें। वह बताने ही वाला था कि पैसा कहां पहुंचाना है, तभी लड़के ने फिर उसे रोक दिया। लड़के ने शांत स्वर में समझाया कि बातचीत ऐसे नहीं होती।
उन्हें सख्त समय सीमा तय करनी चाहिए और साफ बताना चाहिए कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या परिणाम होंगे। तभी उनके पास असली दबाव होगा। दोनों अपहरणकर्ता लड़के को हैरानी से घूरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्चा इस तरह कैसे बात कर सकता है। फिर भी अपहरणकर्ता ने माता पिता से बातचीत जारी रखी और लड़के के बताए अनुसार अगली बातें कही। लड़के ने यह भी कहा कि उन्हें माता पिता को पुलिस से संपर्क न करने की चेतावनी देनी चाहिए और कहना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अपहरणकर्ता ने शर्माते हुए कहा कि असल में वह पुलिस में किसी को नहीं जानता। लड़के ने शांत स्वर में कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या नहीं, यह बस एक मनोवैज्ञानिक चाल है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की जान खतरे में डालकर पुलिस को शामिल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लड़के की सलाह मानने के बाद अपहरणकर्ता ने आखिरकार फोन काट दिया और खुद से काफी प्रभावित लग रहा था कि वह कितना भरोसेमंद लगा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन उसने एक बड़ी समस्या बताई। कॉल बहुत लंबी हो गई थी और उसके परिवार के पास कॉल की लोकेशन ट्रेस करने वाला उपकरण है। उसने शांत स्वर में जोड़ा कि शायद वे लोग पहले ही अपहरणकर्ताओं की लोकेशन पता लगा चुके होंगे और उसकी निजी सुरक्षा टीम 10 मिनट के अंदर यहां पहुंच सकती है। यह सुनते ही अपहरणकर्ता अचानक खड़ा हो गया और गुस्से में बंदूक लड़के की तरफ तान दी, उसे धोखा देने का आरोप लगाते हुए। लड़के ने कंधे उचकाए और कहा कि वह इतने जटिल वाक्य याद नहीं रख सकता था, इसलिए उसे हर बात धीरे धीरे बोलनी पड़ी। इसी वजह से कॉल ठीक 47 मिनट और 8 सेकंड चली। अपहरणकर्ता गुस्से से पागल हो गया और धमकी दी कि अगर जल्द ही पैसे नहीं आए तो वह लड़के को गोली मार देगा। उसका साथी उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और याद दिलाया कि 500 मिलियन दांव पर हैं। वहीं लड़का शांत स्वर में बोला कि उनके पास लगभग 8 मिनट और 37 सेकंड बचे हैं। उसी समय जैस्पर अचानक कार की खिड़की के पास झुक गया और उत्सुकता से पूछने लगा कि वे लोग किस बात पर झगड़ रहे हैं। अपहरणकर्ता ने उस अजनबी की ओर घूरकर कहा कि उन्हें यहां किसी गवाह की जरूरत नहीं है। बिना देर किए उसने बंदूक उठाई और सीधे जैस्पर पर गोली चला दी। जैस्पर शांत चेहरे से उस गोली को अपनी तरफ आते हुए देखता रहा, लेकिन उससे पहले कि वह उसे लगती, लेवी का हाथ अचानक सामने आया और उसने गोली अपनी हथेली में पकड़ ली। लेवी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया और अपहरणकर्ता को घूरने लगा। उसने जैस्पर से कहा कि उसने ऐसे हथियार टीवी पर देखे हैं और यह आदमी साफ उसे चोट पहुंचाना चाहता था। जैस्पर ने गंभीरता से सिर हिलाया और लेवी से कहा कि वह उसका बदला ले। लेकिन जैस्पर ने तुरंत एक जरूरी बात भी याद दिलाई। लेवी अब मजबूत जरूर है, लेकिन लोगों को मारना गैरकानूनी है। चूंकि वे पहले से ही परेशानी से भाग रहे हैं, इसलिए लेवी को अपनी ताकत संभालकर इस्तेमाल करनी चाहिए और आदमी को मारना नहीं चाहिए। उधर अपहरणकर्ता उन्हें अविश्वास से घूर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी ने नंगे हाथ से गोली कैसे रोक ली। जब वह अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी लेवी अचानक आगे बढ़ा और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा। उस वार से आदमी सीधे कार से बाहर उड़ गया। अपने साथी को इस तरह उछलकर गिरते देख दूसरा अपहरणकर्ता तुरंत कार से कूदकर बाहर आया और उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैस्पर ने जमीन पर पड़े आदमी को देखा और धीरे से सोचा कि क्या वह इस वार से बच पाएगा। लेवी ने शांत स्वर में कहा कि वह अभी भी जिंदा है। उसके मुताबिक उसने बहुत ही कम ताकत इस्तेमाल की थी, इसलिए यह वार उसकी असली ताकत की तुलना में काफी हल्का था।
इसके बाद दोनों ने कार के अंदर अभी भी बंधे हुए छोटे लड़के की ओर ध्यान दिया। जैस्पर ने गर्व से कहा कि उन्होंने उन बुरे लोगों को भगा दिया है जो उसे परेशान कर रहे थे। यह सुनकर लड़के ने शांत स्वर में पूछा कि क्या वे उसकी रस्सियां खोल सकते हैं। कुछ ही पल बाद उन्होंने रस्सियां ढीली कर दीं और उसे सीट से बाहर निकालने में मदद की। कार से बाहर आते ही उस लड़के ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा कि वे बिल्कुल सामान्य लोग नहीं लगते। फिर उसने उनके अजीब कपड़ों पर नजर डाली और तुरंत कुछ समझ गया। वे पायजामे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे मानसिक अस्पताल के मरीज पहनते हैं। अचानक सब कुछ उसे समझ आ गया, शायद ये दोनों किसी मानसिक संस्थान से भागे हुए हैं। जैसे ही उसके दिमाग में यह बात आई, लेवी के पेट से जोर की गुर्राहट की आवाज निकली। शांत माहौल में यह आवाज साफ गूंज गई और सबको याद दिला दिया कि उसे फिर से भूख लग गई है। लड़के ने कुछ देर उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि चूंकि उन्होंने उसे अपहरणकर्ताओं से बचाया है, इसलिए वह उन्हें धन्यवाद के तौर पर खाना खिलाएगा। समय बर्बाद किए बिना तीनों तुरंत वहां से निकल गए। लड़के ने बताया कि लगभग 3 मिनट में उसके परिवार की निजी सुरक्षा टीम पहुंच जाएगी, इसलिए उससे पहले उनका वहां से गायब हो जाना बेहतर होगा। कुछ देर बाद कई हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंचे, जिनमें रेस्क्यू टीमें थीं जिनका काम उस युवा मालिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रेस्क्यू टीम ने जल्दी ही दोनों अपहरणकर्ताओं को ढूंढ लिया। ड्राइवर अपने घायल साथी की मदद करने का नाटक कर रहा था, जबकि रेस्क्यू टीम उससे पूछ रही थी कि क्या उसने कहीं अपहरित लड़के को देखा है। उसी समय ड्राइवर के दिमाग में खुद को बचाने का एक चालाक आइडिया आया। उसने कहा कि उसने सच में पहले एक बहुत ही सुंदर लड़के को देखा था। उसके मुताबिक 2 संदिग्ध आदमी जो अस्पताल के पायजामे पहने हुए थे, उस बच्चे को उठाकर ले गए थे। उसने और उसके भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों उल्टा उन पर हमला कर बैठे। उसने यह भी कहा कि उन्होंने तो बस उन अजीब लोगों से पूछा था कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन उन दोनों ने अचानक बिना वजह उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तभी घायल अपहरणकर्ता अचानक जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसे असहनीय दर्द हो रहा है। यह देखकर कि उसका साथी कहीं सच्चाई न बोल दे, ड्राइवर तुरंत उसके पास गया और स्थिति संभालने लगा। उसने खुशी जताने का नाटक किया कि उसका दोस्त होश में आ गया है और चुपके से उसे बोलने से रोक दिया। रेस्क्यू टीम के लोग यह अजीब दृश्य देखकर उलझन में पड़ गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा कि ड्राइवर की आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा सोच पाते, एक और रेस्क्यू सदस्य ने बताया कि लक्ष्य की लोकेशन मिल गई है और उन्हें तुरंत वहां जाकर मदद करनी होगी। रेस्क्यू टीम के जाते ही ड्राइवर ने राहत की लंबी सांस ली। उसे गर्व हो रहा था कि इतने मुश्किल समय में भी वह शांत रहा और चालाकी से मुसीबत से निकल गया। उधर कहानी फिर उस नष्ट हो चुके अस्पताल के खंडहरों में लौटती है, जहां पहले लड़ाई हुई थी। लुइस उत्साह से 8वीं डिवीजन के योद्धाओं को बता रहा था कि वह रहस्यमय लड़का सीधे 7वें स्तर के दानव के सिर के अंदर कूद गया और अद्भुत ताकत से उसे मार डाला। लुइस के मुताबिक उस लड़के की ताकत लगभग उनके अपने नेता की ताकत के बराबर लग रही थी। मेयन हायर एकेडमी के सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड का 8वें स्तर का योद्धा विंसेंट आगे आया और पूछा कि वह रहस्यमय लड़का अब कहाँ है। स्टीवन हल्के से हंसा और बोला कि लोगों को बचाने के बाद वह लड़का शायद पहले ही चला गया। उसे नाम या प्रसिद्धि की परवाह नहीं थी और स्टीवन के अनुसार यही असली उस्ताद का व्यवहार होता है। लुइस ने अचानक कहा कि उसे दोनों लड़कों के चेहरे साफ याद हैं। वह उनकी तस्वीर बनाकर सूचना विभाग को भेजेगा ताकि उन्हें जल्दी ढूंढा जा सके।
क्योंकि शहर को ऐसे हीरो की जरूरत है। यह सोचकर लुइस ने एक कैनवास उठाया और ध्यान से उनके चेहरे बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने गर्व से वह चित्र अपने साथियों को दिखाया और बताया कि हायर एकेडमी ऑफ बुद्धिस्ट्स में आने से पहले वह असल में कलाकार बनना चाहता था। उसे विश्वास था कि वह बेहद वास्तविक चित्र बना सकता है। सैनिकों ने चित्र देखा और विनम्रता से कहा कि चित्र सच में अच्छा है। उन्होंने सोचा कि सूचना विभाग शाम तक उन रहस्यमय हीरो को ढूंढ लेगा। लेकिन जब फ्रैंक पास आकर चित्र को ध्यान से देखने लगा तो उसका चेहरा अचानक डर और हैरानी से बदल गया, जैसे वह जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। उसके लिए वह तथाकथित चित्र किसी वास्तविक पोर्ट्रेट से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते कुछ बना दे। उधर कहानी फिर शहर में लौटती है, जहां लेवी और जैस्पर अपने नए दोस्त के साथ एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। जल्द ही पूरी मेज स्वादिष्ट खाने से भर गई। वेट्रेस लगातार आती जाती रहीं और खाना खत्म होने से पहले ही और भी व्यंजन लाती रहीं। वेट्रेस ने चुपके से देखा कि दोनों लड़के अस्पताल से भागे हुए मरीजों जैसे लग रहे हैं। ऊपर से उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वे सोचने लगीं कि क्या ये अजीब मेहमान सच में इतने महंगे 5 सितारा रेस्टोरेंट का बिल दे पाएंगे। एक वेट्रेस ने धीरे से कहा कि उसने पहले भी ऐसे ही अस्पताल के पायजामे मानसिक अस्पताल में देखे हैं। कुछ देर बाद लड़के ने अपना नाम क्रिस्टोफर बताया और पूछा कि क्या मेज पर रखा खाना उनके लिए काफी है। लेवी ने शांत स्वर में कहा कि उसे अभी भी काफी भूख लगी है और वह और भी खा सकता है। उधर जैस्पर ने विनम्रता से क्रिस्टोफर का धन्यवाद किया कि उसने उन्हें खाने पर बुलाया और इतने उदार तरीके से उनका बिल भी चुकाया। थोड़ी देर खाने के बाद तीनों ने सोचा कि अब एक दूसरे को ठीक से जानने के लिए अपना परिचय देना अच्छा रहेगा। वेट्रेस लगातार और व्यंजन लाती रहीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह अनथीन दावत कभी खत्म ही नहीं होगी। एक वेट्रेस ने देखा कि लेवी पहले ही 7 बड़े व्यंजन खा चुका है। वह चिंतित होने लगी, लेकिन बिल को लेकर नहीं। उसे डर था कि कहीं वह ज्यादा खाने से यहीं रेस्टोरेंट में बेहोश न हो जाए, जिससे रेस्टोरेंट के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद क्रिस्टोफर ने फिर लेवी से पूछा कि क्या अब उसका पेट भर गया है। लेवी ने ईमानदारी से कहा कि उसका पेट अभी भी पूरी तरह नहीं भरा, लेकिन उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज आई कि वह चाहे जितना भी खा ले, उसकी भूख पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए उसने फिलहाल खाना बंद करने का फैसला किया। तभी जैस्पर पास झुककर बोला कि क्रिस्टोफर ने उन्हें इतने प्यार से खिलाया है। अगर लेवी अभी खाना बंद कर देगा तो यह मेजबान के लिए थोड़ा अपमानजनक लग सकता है। उधर एक वेट्रेस चुपके से किनारे गई और गुप्त रूप से पुलिस को फोन करने का फैसला किया, यह बताते हुए कि रेस्टोरेंट में कुछ संदिग्ध मेहमान हैं जो शायद बिल नहीं चुका पाएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर ने बिल्कुल शांत तरीके से अपना पैसा निकाला और बिना झिझक पूरा बिल चुका दिया। फिर वह आत्मविश्वास से अपने दोनों नए दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया और वेट्रेस वहीं खड़ी हैरान रह गई। कुछ देर बाद तीनों साथ में रेस्टोरेंट से निकलकर शहर की व्यस्त सड़कों पर चलते रहे। सड़क के उस पार जैस्पर की नजर अचानक वीडियो गेम वर्ल्ड नाम की दुकान पर पड़ी। उत्साहित होकर उसने कहा कि उसने ऐसे स्थान टीवी पर देखे हैं और वह अंदर जाना चाहता है। क्रिस्टोफर हंस पड़ा और बोला कि लगता है उन्हें आर्केड गेम्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसने कहा कि वह उन्हें अंदर सब कुछ दिखाएगा। तीनों साथ में दुकान के अंदर गए, जहां रंग-बिरंगी आर्केड मशीनों की कतारें चमकती लाइटों और तेज आवाजों से कमरा भर रही थीं। लेकिन अफसोस, जैस्पर ने चाहे जो भी गेम खेला,
वह क्रिस्टोफर को हरा नहीं पाया। निराश होकर जैस्पर ने लेवी से कहा कि वह उसके लिए बदला ले और गेम में क्रिस्टोफर को हरा दे। लेकिन जल्द ही जैस्पर को पता चला कि लेवी भी गेम में क्रिस्टोफर से हार गया। क्रिस्टोफर ने गर्व से कहा कि यहाँ के गेम उसके लिए बहुत आसान हैं। उसके मुताबिक वह कभी हारता ही नहीं। उसने मजाक में कहा कि अगर वह जानबूझकर हारने की कोशिश भी करे तो भी मुश्किल होगा क्योंकि गेम इतने आसान हैं। बहस करने की बजाय लेवी ने शांति से आर्केड मशीन पर मुक्का मार दिया। एक ही वार में स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर लेवी ने आराम से कहा कि अब वह आखिरकार यह गेम जीत गया है। इसके बाद तीनों आर्केड से बाहर निकल गए। जैस्पर बहुत खुश था कि उसके दोस्त ने उसका बदला ले लिया। क्रिस्टोफर चुपचाप सोच रहा था कि लेवी आखिर कितना ताकतवर है। जब उसे याद आया कि उसने पहले अपहरणकर्ता को कैसे मारा था तो उसे यकीन था कि वह आदमी जरूर गंभीर रूप से घायल हुआ होगा। लेवी ने सहजता से कहा कि उसकी ताकत अभी असल में काफी कम है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है और वह बेहद थका हुआ है। वे बात कर ही रहे थे कि लेवी को पता भी नहीं चला कि उसके माथे पर अचानक एक छोटा लाल बिंदु दिखाई दिया। कहीं पास ही एक स्नाइपर पहले ही निशाना लगाकर गोली चला चुका था। जैस्पर और क्रिस्टोफर ने मुड़कर लेवी की ओर देखा और उसी पल देखा कि शक्तिशाली गोली लगते ही वह जमीन की ओर गिरने लगा। अगले ही पल कमरे की शांति बुरी तरह टूट गई जब क्रिस्टोफर की सिक्योरिटी टीम खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुस आई। एक जोरदार धमाके के साथ कांच अंदर की तरफ फट पड़ा और उसके नुकीले टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, जबकि हथियारबंद गार्ड बेहद आक्रामक जल्दबाजी में कमरे में घुस आए। गार्ड्स ने तुरंत सख्त आदेश चिल्लाकर सबको कहा कि बिल्कुल वहीं रुके रहें और अपने हाथ ऊपर करें ताकि वे साफ दिखें। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और सीधे मानसिक अस्पताल के घबराए हुए मरीजों पर तान दीं। जैस्पर बेचैनी में अपने दोस्त के ऊपर झुक गया, उसे हल्के से हिलाते हुए बार बार उठने की गुहार लगाने लगा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था क्योंकि घबराहट धीरे धीरे उसके दिमाग पर चढ़ती जा रही थी। उधर हथियारबंद लोग अब भी उस पर बंदूकें ताने खड़े थे। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि अगर जैस्पर ने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो वे बिना झिझक उसके माथे के आर पार गोली मार देंगे। उसी तनाव भरे पल में क्रिस्टोफर ने उस गार्ड का हाथ झटक दिया जो उसका मुंह दबाए हुए था। खुद पर काबू पाते ही उसने तुरंत अपने बाकी आदमियों को गोली न चलाने और फायर रोकने का आदेश दिया। लेकिन यह आदेश थोड़ा देर से आया। गार्ड्स में से एक पहले ही ट्रिगर दबा चुका था और गोली चलने की तेज आवाज कमरे में गूंज उठी, जबकि वह गोली जैस्पर के सिर की तरफ दौड़ पड़ी। उसी आखिरी बेहद नाजुक सेकंड में किसी ने अचानक सफेद बालों वाले उस युवक के कंधे को पकड़कर उसे जोर से एक तरफ धक्का दे दिया। इस अचानक हरकत की वजह से वह जानलेवा गोली निशाना चूक गई और बिना नुकसान पहुंचाए उसके पास से निकल गई। वह लेवी था। किसी तरह उसे फिर से होश आ गया था। एक पल की भी देरी किए बिना वह हैरान कर देने वाली रफ्तार से खड़ा हुआ, गार्ड का हथियार झपट लिया और बंदूक को ऐसे बीच से तोड़ दिया जैसे वह कोई कमजोर खिलौना हो।